Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my viewers, my students and students of class 10. Today in the mathematics of class 10, we are going to discuss a very important exercise from examination point of view. Student, this exercise is exercise 7.6. एक्सरसाइज 7.6 के अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हैं. हमने उन न्यूमेरिकल्स को जो है वो कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ अ राइट एंगल, ट्राइंगल और फिर ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हुए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करते हुए हमने क्या करना है, उस प्रॉब्लम को जो उस क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज अ बिल्डिंग दैट इज 21 मीटर टॉल. एक इमारत है जो 21 मीटर ऊंची है. कास्ट अ शेडो 25 मीटर लॉन्ग, और उसका शेडो जो है वो जमीन पे बन रहा है और उस शेडो की लेंथ है 25 मीटर्स. फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन टू द नियरेस्ट डिग्री. हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है कि अगर कोई बंदा जमीन पे खड़ा है, पॉइंट ए के ऊपर खड़ा है और वो सूरज को कहीं देखता है इस बिल्डिंग के अकब में, तो वहां पर जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा. दिस इज समथिंग वी नीड टू फाइंड आउट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय एंगल ऑफ एलिवेशन. सो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट देख रहे हैं, तो जब स्ट्रेट देखते हुए जो है आप एक लाइन खींचें तो वो लाइन जो स्ट्रेट लाइन होगी उस लाइन को हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, व्हिच इज अलोंग द एक्स एक्सिस, व्हिच इज अलोंग द एक्स एक्सिस. दैट लाइन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन. जिस तरह मैंने यहाँ पे फिगर में ड्रॉ की हुई है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हुई है. स्टूडेंट, जब यहाँ से आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर देखते वक्त जो है ये इनिशियल साइड के साथ ये टर्मिनल साइड कितना रोटेट होगी, कितना एंगल बनाएगी, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस तरह स्ट्रेट देख रहा हूँ तो यहाँ से जो है मैं बिल्कुल जिस वक्त ऊपर देखूंगा तो इस दौरान जो एंगल बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि मैंने अभी अपना आर्म जो स्ट्रेच किया हुआ है सामने, तो इस आर्म के साथ जो है फॉर एग्जाम्पल कितना जो है आंख ऊपर उठती है, कितना जो है वो एंगल ऑफ वीएन जो है वो बढ़ता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा. दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. नाउ स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका कि द बिल्डिंग की जो हमारे पास हाइट दी हुई है, कहा हुआ है कि दिस इज 21 मीटर टॉल. इन दिस फिगर आई कंसिडर द बिल्डिंग एज अ परपेंडिकुलर. आपको पता है कि बिल्डिंग जो होती है वो बिल्कुल अपराइट होती है, बिल्कुल जो है जमीन के ऊपर स्ट्रेट इंस्टॉल होती है. सो ये BC जो फिगर में आपको नजर आ रहा है, दिस इज द बिल्डिंग एंड इट्स लेंथ इज गिवन, इट्स हाइट इज गिवन 21 मीटर्स. ठीक है, तो गिवन मैंने लिख दिया हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू BC. BC मैंने इसको नाम दिया है, जो ट्रायंगल की साइड BC जो है वो किसको शो कर रही है, हाइट ऑफ बिल्डिंग को 21 मीटर. उसके बाद है कि इसका शेडो जो है, शेडो स्टूडेंट्स डेफिनेट सी बात है, शेडो जो कास्ट होता है वो जमीन के ऊपर होता है. शेडो किसी भी चीज का बनेगा वो जमीन पर बनेगा. सो इट मींस दैट कि जो हमारे पास यहाँ पर ये बेस आपको नजर आ रही है, दिस बेस इज कंसिडर्ड एज अर्थ, ये जमीन है. ठीक है, सो इसका जो शेडो है इट इज डिनोटेड बाय AB. द लेंथ ऑफ शेडो इज डिनोटेड बाय AB एंड इट्स मेजरमेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन 25 मीटर्स. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. नाउ फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है एंगल ऑफ एलिवेशन व्हिच इज डिनोटेड बाय थीटा. ग्रीक लेटर है, अल्फाबेट है थीटा. थीटा से हमने इसको डिनोट किया हुआ है. और मैं आपको बता चुका कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं, कि यहाँ पर आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है वो जमीन है, और जमीन के साथ जब बंदा ऊपर देखता है, जमीन पर खड़े होकर पॉइंट ए पर ऊपर की जानिब जब निगाह दौड़ाता है तो इस दौरान जो उसका एंगल बनेगा, दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दिस इज समथिंग वी नीड टू फाइंड आउट. सो दैट्स व्हाई मैंने लिखा थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है. सो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, कैसे सॉल्व करेंगे. कंसिडर राइट एंगल ट्रायंगल ABC. जैसा कि मैं आपको बता चुका कि दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री है. बिल्डिंग जो है वो जमीन पे हमेशा अपराइट स्ट्रेट होती है, परपेंडिकुलर होती है. सो दैट्स व्हाई यहाँ पे एंगल बनेगा 90 डिग्री का. नाउ स्टूडेंट्स, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. हम विद द हेल्प ऑफ निमोनिक्स जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस कर चुके हैं.
through proper brushing tan theta is perpendicular by base. अब यहाँ पे $1 million क्वेश्चन ये अराइज होता है कि why we selected tangent. हमने टेंजेंट को क्यों यूज किया, हम साइन क्यों नहीं यूज कर रहे, हम कॉस क्यों नहीं यूज कर रहे, हम टेंजेंट को क्यों यूज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको अच्छे तरीके से पता है, मैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर जो है जो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर हैं उनमें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा चुका हूँ, डिटेल में समझा चुका हूँ कि द साइड विच इज फेसिंग द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. सो इन दिस फिगर हाइपोटेन्यूज इज AC. हाइपोटेन्यूज इज AC and the side which is facing the angle theta is always perpendicular and the side which is adjacent to angle theta is base. So it means that this is hypotenuse. मैं आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ, हालांकि नीडेड नहीं है. This is hypotenuse and the side which is facing the angle theta is perpendicular and the remaining side is base. अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको कौन सी दो साइड्स की लेंथ दी हुई है, आपको परपेंडिकुलर गिवन है, आपको बेस गिवन है. सो परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान जो रेशो होती है दैट इज कॉल्ड टेंजेंट थीटा. सो दैट्स व्हाई आई सेलेक्टेड टेंजेंट थीटा फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सो टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस. टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू BC. आपको पता है कि परपेंडिकुलर इज BC. सो BC डिवाइडेड बाय AB. AB इज बेस. सो व्हाट इज द वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ perpendicular? It is 21. so मैंने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 21. what is the value of AB? 25. वो लिखी हुई है फिगर के अंदर भी और गिवन डेटा के अंदर भी लिखी हुई है. ठीक है. नाउ बाय यूजिंग कैलकुलेटर और सिंपल कैलकुलेटर, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है मेरे पास, इसको हमने इस्तेमाल किया और 21 को 25 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 0.84. 0.84. नाउ स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके पास है कि हमने क्योंकि थीटा फाइंड करना है, अननोन क्वांटिटी यहाँ पर थीटा है, तो अननोन क्वांटिटी को हमेशा हम क्या करते हैं, इक्वेशन में आइसोलेट करते हैं. फॉर दिस आइसोलेशन हमने क्या करना है कि टेंजेंट थीटा के साथ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था. तो थीटा को अगर हमने आइसोलेट करना है तो टेंजेंट को हमें उस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा. ये शिफ्टिंग किस तरह से होगी, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. अब जब ये डिवाइड होगा तो डिनोमिनेटर में इसकी पावर +1 है, तो न्यूमरेटर में जब इसको हम शिफ्ट करते हैं तो न्यूमरेटर में जाकर ये क्या हो जाता है, टेंजेंट इनवर्स हो जाता है. इसको पढ़ा जाता है क्या, टेंजेंट इनवर्स. सो थीटा को आइसोलेट करने के लिए टेंजेंट उधर शिफ्ट किया, उस शिफ्टिंग में ये क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स होगा. टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0.84. नाउ स्टूडेंट, इन दिस कैलकुलेटर आप देख सकते हैं कि सेकंड फंक्शन या शिफ्ट का बटन होता है. इस शिफ्ट को दबा के जब आप टेंजेंट को दबाएंगे तो आपके पास लिखा हुआ आएगा टेंजेंट इनवर्स. क्या लिखा हुआ आएगा आपके पास, टेंजेंट इनवर्स. किसको दबाना है, शिफ्ट या सेकंड फंक्शन लिखा होता है. मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर पे शिफ्ट है. शिफ्ट को दबा के जिस वक्त आप टेंजेंट को दबाएंगे तो टेंजेंट इनवर्स लिखा हुआ आएगा. शिफ्ट को दबाए बगैर आप टेंजेंट दबाएंगे तो सिर्फ टेंजेंट लिखा हुआ आएगा आपके पास. ठीक हो गया. टेंजेंट इनवर्स के बाद आपने क्या करना है, 0.84 और ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू दबाएंगे तो आपके पास आया 40.03. 40.03 और ये क्या है, डिग्री मेजर में है. ऊपर बाकायदा कैलकुलेटर पे D लिखा होता है, ये शो करता है कि डिग्री मेजर में आपके पास आंसर आया. रेडियन में आप निकालना चाहते हैं तो फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा रेडियन. नाउ स्टूडेंट्स, हमने इसको राउंड ऑफ किया, 3 को ड्रॉप किया. 3 क्योंकि 5 से छोटा है, हम राउंडिंग ऑफ के प्रिंसिपल असूल भी पढ़ चुके हैं कि 3 क्योंकि 5 से छोटा है, हम इसको ड्रॉप करने लगे हैं तो साथ वाले में कोई इजाफा नहीं होगा क्योंकि वो 5 से छोटा है. सो 40.0 वी मीन 40 डिग्री. क्योंकि उन्होंने हमसे कहा था कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन टू द नियरेस्ट डिग्री. हमने होल नंबर, नियरेस्ट जो होल नंबर है उसमें हमने कन्वर्ट करके इस आंसर को शो करना था. सो देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री. दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन 2 है, अ लाइट हाउस इज 150 मीटर अबव द सी लेवल. एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोर्ड फ्रॉम इट्स टॉप इज 60 डिग्री. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड एंड लाइट हाउस. स्टूडेंट्स, समंदर के अंदर जो है रोशनी के मीनार, लाइट हाउस खड़े किए जाते हैं ताकि रात की तारीकी में जो है दूर से आने वाली जो कश्तियां हैं, बोट्स हैं, वो समंदर के अंदर भटक ना जाएं. सो द लाइट हाउस इज इंस्टॉल्ड इन द सी और दिस इज सी लेवल. यानी स्ट्रेट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे हमने सी लेवल शो किया हुआ है और जो स्ट्रेट आपको नजर आ रहा है AB इस फिगर के अंदर, ये लाइट हाउस है और लाइट हाउस की लेंथ है 150 मीटर.
height of lighthouse is AB. In the figure it is denoted by AB and it is 150 meter. Now the angle of depression of a boat. कोई बंदा है वो लाइट हाउस के टॉप पर बैठा हुआ है और वो वहां से जब नीचे देखता है हॉरिजॉन्टल लाइन से, जिस वक्त नीचे देखता है तो नीचे समंदर में जो है ज़ाहिर ये हाइट पर है, तो जब ये नीचे देखता है तो समंदर में से एक बोट नजर आती है, एक कश्ती नजर आती है, तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री है। ठीक है। नाउ व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन? एंगल ऑफ डिप्रेशन इज कि दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन इन द रेड कलर, और इस रेड कलर से यानी इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर कोई बंदा स्ट्रेट देख रहा है तो ये अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहा है, और जब ये यहां से नीचे देखता है तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, जितना एंगल थीटा बनता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब ही गहराई या खाई या कोई नीचे वाली जगह। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बनेगा जब बंदा किसी हाइट वाली जगह से नीचे की जानिब देखेगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नाउ यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मैंने ब्लू कलर से शो की हुई है, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कोई बंदा जब नीचे देखता है तो इस दौरान जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री एंगल बन रहा है। अब स्टूडेंट्स इस 60 डिग्री का एंगल का हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल। हमने इस एंगल को इन्वॉल्व करना है इस ट्रायंगल के अंदर। अब मैं आपको बताऊं कि अगर यहां पर एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल सी जो है ट्रायंगल का ये भी 60 डिग्री है, बोथ आर इक्वल। अब वाई बोथ दीज आर इक्वल, इसके लिए मैं आपको दो रीजंस दूंगा, दो मेरे पास आर्गुमेंट्स मौजूद हैं। नंबर वन, एक तो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे, इफ अ ट्रांसवर्सल मतलब एक खते काते, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, then the alternate angles so formed are congruent. पहली रीजन तो इसकी ये आ गई कि these are alternate angles, so that's why these are congruent. horizontal line और ये जो base line है both these are parallel, और जो hypotenuse है इस triangle का वो transversal है, तो इसके अतराफ जो एंगल ये वाले बन रहे हैं, यानी ये वाला एंगल और ये एंगल C, ये alternate angle है, hence these are congruent. The reason number 2, अगर आप इस एंगल को देखें, ये जो टोटल एंगल बन रहा है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और AB के दरमियान जो एंगल बन रहा है ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है। अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला अंदर जो बाकी एंगल रह गया ये वाला ये 30 होगा, और हम पढ़ चुके हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर ये वाला एंगल 30 है तो दूसरा डेफिनेटली 60 होगा, बिकॉज ये दोनों क्या होते हैं, complementary एंगल होते हैं। Hence prove that if this angle of depression is 60, then this internal angle C is also 60. ये लेवलिंग बहुत जरूरी है इस तरीके से। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। Now the angle of depression is angle DAC. Originally मैंने जो एंगल डायग्राम में शो रहा है मैंने उसको पहले इससे नाम दिया, लेवल किया, एंगल DAC. It is actually equal to angle theta. यहाँ पर जो एंगल C है this is angle theta, और वो कितना है 60 डिग्री है। What we need to find? We need to find the distance between boat and the lighthouse. The distance between the boat and the lighthouse, that's why the boat point C के ऊपर है और ये sail कर रही है over the sea, over the surface of sea. So that's why ये जो surface of sea है, point C से लेकर point B तक ये distance हमने calculate करना है, because point C is the boat and point B is the foot of the lighthouse, और हमने इन दोनों का बिटवीन डिस्टेंस मेजर करना है, यानी हमने BC मेजर करना है, कैलकुलेट करना है। अगेन द ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, सो कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम फिर यूज कर रहे हैं पिछले क्वेश्चन की तरह टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्यों प्रेफर कर रहे हैं टेंजेंट थीटा को ओवर साइन थीटा एंड कॉस थीटा? बिकॉज in this triangle you can see that the side which is facing the angle theta 60 degree is perpendicular, और वो given है 150, and the side which is adjacent to angle theta is base, and ये हमने find करनी है। एक चीज हमने find करनी है और एक चीज हमें given है और एक और चीज हमें given है जो कि angle theta है। इन तीन चीजों में हमें दो given है, तीसरी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान जो रेशो है वो टेंजेंट है, सो दैट्स व्हाई हमने टेंजेंट थीटा को सिलेक्ट किया। Tangent theta is perpendicular by base. Tangent theta is AB by BC because AB is perpendicular and BC is base. जो वैल्यूज हमें गिवन है उनको हम सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं। थीटा की जगह पर हमने 60 डिग्री लिखा। AB की वैल्यू परपेंडिकुलर है 150 है जो कि लेंथ ऑफ या हाइट ऑफ लाइट हाउस है,
एंड BC अननोन है, सो अननोन को आपने कोई वैल्यू पुट नहीं करनी, ये हमें फाइंड करना है, इसको आपने उसी तरह लिख लेने देना। नेक्स्ट स्टेप में टेंजेंट थीटा इज √3/1। ये भी मैं अपनी एक वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक जो साइंस जो है 30, 60 और 90, 60 और 45 डिग्री की जो वैल्यूज हैं ये मैं कैलकुलेट करना सिखा चुका हूँ। एज ए रिमाइंडर मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, अगर हमारे पास एक ऐसी ट्रायंगल है जिसके अंदर थीटा जो है वो 60 है, तो आपने याद रखना है कि 30 ऊपर वाला एंगल होगा क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, तो 30 के सामने वाला 1, 90 के सामने वाला 2, 60 के सामने वाला √3। ये टेबल आपने इसी तरह से याद करना है कि 30 के सामने वाला 1, 90 के सामने वाला 2, 60 के सामने वाला √3। अब यहाँ पर टेंजेंट हमने फाइंड करना है, तो वो होता है क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो वो बनता है √3/1। सो टेंजेंट 60 इज √3/1, ठीक है, इज इक्वल टू 150/BC। अब BC को हमने आइसोलेट करना है इक्वेशन में क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है कि इसका डिनोमिनेटर उधर न्यूमरेटर से, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, √3BC आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर जो न्यूमरेटर है वो उस तरफ के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 150 आ गया। दिस इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। नाउ in order to isolate BC we will shift √3 to the right hand side। यहाँ पर ये मल्टीप्लायर है, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, सो BC is equal to 150/√3। 150 को अगर हम फैक्टराइज करें और उसमें अगर एक फैक्टर हम 3 लें तो ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। सो 150 is further factorized in form of 50 multiplied by 3 divided by √3। उसी तरीके से अब हमें पता है कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 multiplied by √3, बिकॉज √3 मल्टीप्लाई बाय √3 को हम अगर सेम स्क्वायर रूट के अंदर लिखें तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। और आपको पता है कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो पेयर में से एक बाहर आ जाता है, या 3 का स्क्वायर भी लिखें तो स्क्वायर रूट कट के 3 रह जाएगा। सो इट मींस दैट कि 3 कैन बी रिप्लेस्ड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय √3। सो हमने यहाँ पे इसको इंटेंशनली 3 को हमने रिप्लेस किया √3 बाय √3 से, बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में जो √3 है वो क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है। सो हमारे पास रह गया क्या कि 50 मल्टीप्लाई बाय √3 रह गया। सो 50 मल्टीप्लाई बाय √3 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड, BC हमने क्या कहा कि दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन बोर्ड एंड द लाइट हाउस। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, 50 and √3 मीटर इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 and 2 ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 7.6 बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनके साथ इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।